अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जी हाँ ज़ैब एफएम डिजिटल और आपके सामने जो प्रोग्राम है वो है इन्फॉर्मेशन आर्ट। और हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट मजमून पे या डिफरेंट मौज़ूआत पे हम आपको बहुत अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकें। और इसी सिलसिले में हम कोशिश करते हैं कि हमारा कोलैबोरेशन है और एक ज़ैबिस डिपार्टमेंट के साथ, तो हम वहाँ से लोगों को इन्वाइट करें जो एक्सपर्ट्स हैं एंड देन अगेन उनसे डिस्कस करें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा मार्केट में लोग उसको एक्वायर भी कर रहे हैं एंड देन अगेन उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में वंस अगेन हमने सर नैयर साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे दोबारा हमें ज्वाइन किया। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपकी माशाल्लाह इसके अंदर एक्सपर्टीज भी बहुत अच्छी सी है और हम आज के सेशन से इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ डिलीवर करेंगे सोसाइटी को। सर, हम जब भी बात करते हैं कहते हैं कि इल्म से अमल से ज़िंदगी बनती है, जहन्नुम भी और जन्नत भी। तो ये जो मामलात होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं। इल्म दुनिया के अंदर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है और बहुत सारी चीज़ों का इल्म हम जब यूटिलाइज करते हैं तो पॉजिटिव भी इस्तेमाल होता है, नेगेटिव भी इस्तेमाल होता है। ये अगेन इंसान के अपने हाथ में भी होता है कि वो अपने इल्म के हिसाब से क्या कर सकता है। तभी हम उसको कहते हैं भाई ये जन्नत भी बना देगा, जहन्नुम भी बना देगा, ये आपके ऊपर है। तो हम एक टर्म यूज करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट। बेसिकली मैं ये पूछना चाहूंगा कि नॉलेज और नॉलेज मैनेजमेंट के माबेन क्या फर्क है और नॉलेज किस तरह इस्तेमाल की जाती है, नॉलेज किसको कहते हैं? जी देखिए, ग्लोबलाइजेशन, जब हम दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ गई ना, जी तो ये टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगी कि नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या है। देखिए, नॉलेज मैनेजमेंट से पहले हमें एक थोड़ी सी चीज समझनी होगी, नॉलेज के कंपोनेंट समझने होंगे। नॉलेज के दो कंपोनेंट होते हैं, डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है और फिर उससे नॉलेज बनती है। सही, ये तीन कंपोनेंट होते हैं उसके ना, जिससे ये होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी होती है, डेटा क्या है। पहले हम समझते हैं डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और नॉलेज क्या है। सही। हम ज़ैबिस यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल, हम ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के अंदर एक एग्ज़ाम आजकल चल रहे हैं। एक टाइम टेबल लगा हुआ है नोटिस बोर्ड के ऊपर कि भाई ये पेपर्स होंगे और उसका ये शेड्यूल है। अच्छा, स्टूडेंट तो वो जो टाइम टेबल है इटसेल्फ, वो बेसिकली डेटा है। वो एक जगह के ऊपर लगा हुआ है, डिस्प्ले हुआ हुआ है, उस पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो वो रॉ डेटा है। तो वो उसको कहेंगे हम डेटा। स्टूडेंट्स आते हैं और स्टूडेंट्स आने के बाद उस डेटा को जो है वो पढ़ते हैं, उस जो नोटिस को है उसको पढ़ते हैं। तो वो लड़के क्या करते हैं, या लड़कियां या स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं, तो वो उसको पढ़ने के बाद वो उस चीज को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, उस डेटा को अपने अंदर जो है वो मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे वो पढ़ के चले जाते हैं, मेरा ये पेपर है, पहले दिन, दूसरे दिन और चौथे दिन। सही। तो जब वो बच्चे वो पढ़ के चले जाते हैं, अब वो डेटा अपने साथ अपने दिमाग में मेमोराइज करके ले जाते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। सही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि तीसरा इसका स्टेप शुरू होता है कि वो नॉलेज कब बनती है। डेटा और इंफॉर्मेशन तो हमने समझ लिया, डेटा रॉ डेटा था और ये था। जो इंफॉर्मेशन जब बनी, जब स्टूडेंट खुद एक्चुअली उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेट से 3 बजे से 6 बजे अगर उसका पेपर है, वो उस जगह पर पहुंचेगा और जगह पे उसको वो उसकी एप्लीकेशन करेगा, तो उसकी एप्लीकेशन को जो है नॉलेज कहते हैं। सही। तो ये फर्क है डेटा में, इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में। तो डेटा इंफॉर्मेशन मिलके नॉलेज बनती है। तो ये है। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा नॉलेज मैनेजमेंट को हमने समझ लिया। फिर हम उसके अगले स्टेप पे आ जाते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी इकोनॉमी को की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है कि जितना अच्छा इंटेलेक्चुअल एसेट, नॉलेज बेसिकली इंटेलेक्चुअल एसेट होता है ना। सही। तो उसको जब हम जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जितनी पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा उस इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा। सही। अच्छा, ये जो नॉलेज इकोनॉमी होती है वो इटसेल्फ क्या होती है? ऑब्वियसली हम डिफरेंट, जैसे हम ये कहेंगे डिसिप्लिन्स हमारे ज़ैबिस के अंदर भी प्रीवेल कर रहे हैं, डिफरेंट हमारे ग्रेजुएट्स भी बाहर निकल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इसकी बेसिस पे मैं आपसे अर्ज ये करना चाहूँगा कि ये नॉलेज इकोनॉमी कैसे बनते हैं? बेसिकली होता क्या है, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क बनाया हुआ होता है। उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं,
कुछ इसी तरीके से ही हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल रिसर्च पॉलिसी जो है इंडक्ट कराई। उसी नेशनल रिसर्च पॉलिसी के मुख्तलिफ कंपोनेंट थे, उसको फॉलो करते हुए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो बड़े फैसले किए ना, कि एक ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन को जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और जो दूसरे टर्शरी एजुकेशन जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पे ऑरिक डेवलप्स किए जाएंगे। उन ऑरिक के साथ साथ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे, ताकि यूनिवर्सिटीज़ की जो हायर एजुकेशन कमीशन वालों ने बोला कि ये जो नॉलेज होती है उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। तो ये दो बेसिकली जो कंपोनेंट हैं इसके हैं। तो उसमें एक साइड ऑरिक आ जाता है और एक साइड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा, ऑरिक इटसेल्फ अगर हम बात करें तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑरिक का कंट्रीब्यूशन किस कदर जाता है? ऑब्वियसली एक पॉलिसी बनी, ठीक है, वो पॉलिसी एग्जामाइन होगी, जिस मतलब जैसे एक पॉलिसी के दो पैरामीटर बने, एक ऑरिक बना और एक इंक्यूबेशन सेंटर बना। इन रिटर्न ऑरिक को आप कैसे देख रहे हैं? उसके मतलब जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उसकी तरफ उस तरह प्रोसेस हो पा रहा है? देखिए, अभी तो शुरुआत ही है। बेसिकली ऑरिक की एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अब हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक की तरफ आते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ काम होता जा रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, यूनिवर्सिटीज़ में दो किस्म की नॉलेज होती हैं। एक तो होती है आपकी फैकल्टी जो रिसर्च करती है, फैकल्टी रिसर्चेज होती हैं, उसकी नॉलेज होती है। अच्छा, दूसरी नॉलेज स्टूडेंट्स की नॉलेज होती है FIPs की सूरत में। हम प्रीवियस प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि FIPs होते हैं। तो ये दो किस्म की आपके पास जो है नॉलेज होती है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट जो होती है वो काम ऑरिक का है। तो इस नॉलेज को जितना ज़्यादा हम मैनेज अच्छे तरीके से करेंगे, इसको हम सिर्फ नॉलेज क्या होती है, आपके पास आइडियाज़ होते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स होते हैं, या मुख्तलिफ कोई भी कहना चाहिए कि वो होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन आइडियाज़ को अगर हम मैच्योर करते हैं ना, जब हम किसी तरह उसको प्रैक्टिकल शेप में लेके जाते हैं, तो वो इकोनॉमी के लिए वो फ्रूटफुल होती है। तो हमारा काम उस नॉलेज को उस प्रैक्टिकल शेप में लेके आना है, मतलब उसको रिफ्रेम करके, और उसको जितनी गवर्नेंस है, गवर्नेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट है, ये समझ लीजिए ऑरिक का काम। अच्छा, इंक्यूबेशन सेंटर ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी फ्यूचर में एस्टेब्लिश होने जा रहा है। आप इंक्यूबेशन सेंटर के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि किस कदर ये अपना रोल अदा करेगा? क्योंकि अगर हम इस पॉलिसी, नेशनल रिसर्च पॉलिसी को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर एक और एक इंक्यूबेशन सेंटर, एक चीज तो हमारे पास है। अब जब दूसरी चीज आएगी तो ये किस कदर बेनिफिशियरी होगी, और पॉलिसी को मतलब जस्ट लाइक उसका आउटपुट लेने के लिए कितना परसेंट, मतलब अगर हम अभी अज्यूम करते हैं कि ऑरिक है, 50% हम इंक्यूबेशन सेंटर को देते हैं, 50% हम ऑरिक को देते हैं। अगर ऑरिक इस वक्त अपना 35 या 40% दे रहा है और इंक्यूबेशन सेंटर आएगा, तो ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा? देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स करते क्या हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का काम जो होता है बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को मैनेज करना होता है पूरा का पूरा। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें नॉर्मली आइडिया से शुरू होके उसकी कमर्शलाइजेशन के दरमियान में पूरा का पूरा वो प्रोसेस चलता है। तो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स के आइडियाज़ होते हैं, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आइडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको सिस्टमाइज तरीके से हम लेके जाते हैं कमर्शलाइजेशन की तरफ। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का बहुत बड़ा रोल है उसमें। फिर उनको आइडिया, जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आइडिया प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर बच्चे आइडियाज़ लेके आते हैं। फिर उन आइडियाज़ की इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। उसकी एग्जीक्यूशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर उनकी मेंटोरिंग होती है, फिर उनकी नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो इस तरीके से उनको तैयार किया जाता है, उनके कनेक्शंस कराए जाते हैं मुख्तलिफ तरीके से। फिर उसके बाद ना सिर्फ उनकी टेक्निकल सपोर्ट होती है इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, बल्कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको देते हैं, ताकि वो अपने जो उन्होंने आइडिया क्रिएट किया है वो आइडिया मैच्योर हो और वो जाके मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली वर्क करे। तो इस तरीके से जो है फिर वो आगे बढ़ते हैं और फिर उस आइडिया की वैलिडेशन होती है, फिर वो अल्टीमेटली कमर्शलाइजेशन की तरफ जाते हैं।
सही सर। तो क्या ये इंक्यूबेशन सेंटर अंडर वर्क करते हैं ऑरिक के ही, क्योंकि आइडियाज तो बेसिकली इनिशियली ऑरिक के पास ही आते हैं? जी जी, बेसिकली आइडियाज बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। ऑरिक का काम सिर्फ ब्रिजिंग है। ऑरिक हो गया या बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये दोनों बेसिकली एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। ये ब्रिज आपको लेके जाती है अल्टीमेट कमर्शलाइजेशन की तरफ। अगर आइडियाज की कमर्शलाइजेशन हो जाती है तो वो बेसिकली जाके एज ए बिजनेस एंटिटी आपकी इकोनॉमी के अंदर जाके वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा और आपको फाइनेंशियली उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उससे आपके रेवेन्यूज जनरेट होंगे। तो ये काम करेगा बेसिकली। अच्छा, ऑरिक और इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो एक अलग अलग डिपार्टमेंट होगा? इनिशियली तो अभी हायर एजुकेशन कमीशन अभी साथ साथ ही इनको लेके चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर जाके बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं उनका रोल इसलिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, कमर्शलाइजेशन को। सही। और एक का काम गवर्नेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट है और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स का काम उनकी एग्जीक्यूशन है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो हमारे यहाँ अभी हम आपस में डिस्कशन के अंदर बहुत ज़्यादा घूम रही है, जिसकी मेरे पास भी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं देख रहा हूँ क्योंकि और भी जैसे आपने कहा कि उसको थोड़ा ही अरसा हुआ है, ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? अगर ये थोड़ा आप हमें इन डेप्थ नॉलेज के साथ बता सकें। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट जो है बेसिकली आपके पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फैकल्टीज रिसर्च करती हैं, ठीक है ना। तो वो रिसर्चेस नॉर्मली हो क्या रहा था, ऑरिक की एग्जीक्यूशन से पहले ये जो जितने भी आपके ये होते थे पेपर पब्लिश होते थे और उसके बाद ख़त्म हो जाते थे, उन आइडियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, या अगर होता भी था तो वो आइसोलेशन के अंदर होता था, कोई उनका स्ट्रक्चर्ड कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि ये जो पूरे के पूरे आपकी जो फैकल्टी नॉलेज और स्टूडेंट नॉलेज, इन दोनों को यकजा करके एक जगह पे लेके आए और बोला इसको हम सिस्टमैटिकली कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। और जो आइडियाज़ रह जाते थे, बच्चों ने सिर्फ जो है कोई कोर्स पास करने के लिए कोई आइडिया दे, ब्रिलियंट आइडियाज़ दिए, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो सके, वहीं रह गए। फिर किसी और ने उसको जो है वो करने की कोशिश की, फिर वो रह गया। तो कहना चाहिए हौच पौच किस्म का कोई सिस्टम था, तो इन्होंने सिस्टमैटिक कर दिया उसको, नंबर वन। नंबर सेकंड क्या हुआ कि फैकल्टी रिसर्चेस को हायर एजुकेशन कमीशन एक स्टेप और आगे लेके गए। उन्होंने मुख्तलिफ रिसर्च कॉल्स अपने उस पे सिस्टम के ऊपर की, जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड हो गया और एक दूसरा आपका है TTSF के नाम से है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंड के नाम से, TTSF के नाम सपोर्ट फंड के नाम से है, और उसके अलावा लोकल चैलेंज फंड है LCF के नाम से। तो मुख्तलिफ फंड उन्होंने दिए। उसमें यूनिवर्सिटीज से रिसर्चेस को लेके ना सिर्फ ये कि उनको एक प्रोजेक्ट की शेप दी, बल्कि उस प्रोजेक्ट की शेप को आगे जाके उसकी पेटेंटिंग करवाई और उसकी लाइसेंसिंग करवाई और उनको अल्टीमेटली कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके गए। अच्छा, तो एक बहुत ही वाइटल सा एक हम टर्म सुनते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कुछ लोगों से मिला भी हूँ जिन्होंने इंटरनेशनली अपनी IPs इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दुनिया में अपना नाम बनाया है। ऑब्वियसली होती है उनकी वो भी रिसर्च ही किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर करते हैं और वो जैसे अभी हमारी बात हुई पेटेंट वगैरह करवा के उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट है और IP के माबेन क्या डिफरेंस देखते हैं आप, या ये सेम, ये यहाँ पर उसकी टर्म चेंज है? ये इसका हिस्सा है ना। इस इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट जो है बेसिकली उस पेटेंट उसमें शामिल होता है। आप आइडिया को देते हैं, वो आइडिया लेट से कि एक आइडिया आपने, आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मीडिया का दौर है, आपने यहाँ पे पाकिस्तान में एक आइडिया आपने दिया, अगर वो इंटरनेट के थ्रू राउट होके जो है अफ्रीका चला गया और अफ्रीका जाके जो है उस आइडिया को वो कर दिया, तो बेसिकली उसकी ऑथरशिप जो होती है ना, वो अगर आप उसको पेटेंट नहीं करवाएंगे और उसको कोई लीगल शेप नहीं देंगे कि भाई ये आइडिया मेरा था, तो वो आइडिया उसमें चोरी होने का भी इसमें अंदेशा होता है जी। तो क्या होता है कि अगर आप उसको कोई लीगल शेप देते हैं,
कोई देते हैं, उन आइडियाज़ को अगर आप पेटेंट करवा लेते हैं, उनको एक लीगली बाउंड कर देते हैं, ये मेरा आइडिया है, मैंने दिया, इस डेट को दिया, इस तारीख को दिया, तो वो आइडिया जो है वो आपका हो जाता है, आपके नाम से रजिस्टर हो जाता है। और उसके लिए पाकिस्तान में IPO के नाम से वो एक इदारा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, IPO, वो यहाँ पे पाकिस्तान में आइडियाज़ को रजिस्टर करता है, पेटेंटिंग करता है और उनकी लाइसेंसिंग करता है। अच्छा, IPO जो काम कर रहा होता है, ऑब्वियसली हमने दो तरह के स्कॉलर्स देखे, एक तो टीचर्स वगैरह जो फैकल्टी है और दूसरा हम स्टूडेंट्स। तो जब ये रजिस्टर्ड कर रहा होता है तो क्या उसमें मतलब ज़रूरी होता है कि ये दो ही हो, या जनरली भी लोग रिसर्च करके उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? आइडिया इंडिविजुअल होता है, फैकल्टी का आइडिया है तो उसका एक फैकल्टी का एक आइडिया होता है, वो रजिस्टर हो जाता है। अच्छा, उसमें ट्रेड मार्किंग भी होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेड मार्किंग भी वो दी जाती है कि ये मेरा ट्रेड मार्क है, ये मेरी कंपनी का है, उनके नाम से रजिस्टर होता है। पेटेंट्स होते हैं कि भाई ये मेरी रिसर्च का पेटेंट है, ये इस तरीके से मैं रजिस्टर करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके हम लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली एक गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक चीज़ दे दी जाती है कि ये आपका ब्रेन चाइल्ड है, सही। तो उसको लेके जाते हैं, फिर वो आप उसको आगे जाके वो भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं वो आइडिया के। सही, ये दोनों चीज़ें। अच्छा, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे स्टूडेंट्स या सुनने वाले जो सामीन हैं या नाजरीन हैं, देखने वाले, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी होगी। जैसे आपने अभी बताया कि कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती है, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट के क्या रिसोर्सेज होते हैं? क्या हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू आप वो रिसोर्सेज दिलवाते हैं या कॉर्पोरेट अलायंसेज होते हैं? किस तरह एक स्टूडेंट या फैकल्टी जो समझता है कि मेरी पोटेंशियल भी है, सारा कुछ है, फाइनेंशियली वीक है और आइडिया को एग्जीक्यूट करता है, तो वो उसके लिए क्या रिसोर्सेज? इवन आपने जैसे बताया भी कि और एक समवॉट एक ब्रिजिंग का काम भी कर रहा होता है, तो इस पे थोड़ा अगर आप हमें हल्का सा आइडिया क्लियर कर दें। जी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टाइम टू टाइम मुख्तलिफ, मैंने आपको जैसे बताया कि रिसर्च कॉल्स दे रहा होता है। अच्छा, वो रिसर्च कॉल्स जो होती हैं एक दफ़ा उस जो है उनके पास प्रोजेक्ट की सूरत में उनके पास चली जाती हैं। लेट्स से कि अगर वो फैकल्टी की तरफ ही अगर हम रहते हैं, हम स्टूडेंट की तरफ ही आ जाएंगे, तो जो फैकल्टी रिसर्च होती है वो चली जाती है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दरमियान में हायर एजुकेशन कमीशन के पास, फिर वो प्रोजेक्ट की सूरत में उनके पास पहुंच जाती है। फिर वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, मुख्तलिफ उन्होंने जो है लोगों को जो है अपने साथ रखा हुआ होता है, वो उस प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन करते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं पूरी की पूरी, उसकी यूनिकनेस देखते हैं, उसका पोटेंशियल देखते हैं, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या मार्केट में जाके वो जो रिसर्च है वो कितनी फ़ायदेमंद होगी। अगर वो ऐसा महसूस करते हैं और सारी एवेल्यूएशन वो क्लियर कर लेती है रिसर्चेस को, तो वो प्रोजेक्ट अवार्ड कर देते हैं। जब वो प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की फंडिंग होती है, जो हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना सिर्फ ये कि टेक्निकल सपोर्ट भी करता है, बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है उनको फैकल्टी को देता है। और वो एक प्रोजेक्ट की सूरत के अंदर एक मखसूस टाइम लाइन के दरमियान में, लेट्स से कि 2 साल की एक ड्यूरेशन है, उसमें वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसेस करना शुरू हो जाती है। फिर उसकी मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, उसको फेजेस में डिवाइड किया हुआ होता है कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से यहाँ से चलेगा, आइडिया से चलेगा, फिर आगे जाएगा और उसकी ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी और वो कंप्लीट करके एक पूरा का पूरा जो है वो बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑब्वियसली जब वो प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी वो पेटेंटिंग भी होगी और लाइसेंसिंग भी होगी और उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है फैकल्टी को कि वो उस पूरी की पूरी रिसर्च को जो है वो एक प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा, इसी तरीके से स्टूडेंट्स की रिसर्चेज भी होती हैं, और चूँकि हम इस वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट से मुखातिब हैं, तो हम स्टूडेंट्स के लिए भी ये कहेंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है रिसर्चेस को जो है और एक तक लेके आएँ। हम उनकी रिसर्चेस को कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, हम उनको जो है प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएंगे। आप हमारे पास आइए, हम आपको जो है ना सिर्फ ये कि आपकी आइडिया को पिच करेंगे मार्केट में, बल्कि मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए उसको आगे ले जाके, अभी रिसेंटली हमने नेशनल आइडियाज़ बैंक के अंदर हमारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो विन भी किए हैं।
तो वो आगे जाएंगे इस तरह। अच्छा, मैं प्रीवियस प्रोग्राम में मुझे याद आ रहा है, तो मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी कि काफ़ी सारे आइडियाज ऐसे होते हैं कि हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होती या उस टाइप की रिसोर्सेज नहीं होती। अगेन बात आती है फिर फाइनेंशियल सपोर्ट्स की। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है कि कुछ आइडियाज जिनकी ऊपर काम करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी इम्पार्ट करनी चाहिए या करनी बहुत ज़रूरी है, आइडिया की वाइटलिटी बहुत अच्छी है, तो उस पर भी सपोर्ट मिल जाती है? क्योंकि रिसर्च कॉल तो किसी स्पेसिफिक डोमेन के हिसाब से होती है। कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया कोई लेके आता है जिसमें उसको समवॉट कुछ टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री से या यूरोप से या फॉर एग्जांपल वेस्ट से मंगवानी पड़ रही है, तो उसके लिए भी सपोर्ट मिल सकती है? क्या ऐसी गुंजाइश है? देखिए, हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर दो किस्म के काम करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस भी उनकी नेटवर्किंग डेवलप करते हैं और बिजनेस टू कस्टमर भी डेवलप करते हैं। अगर टू बिजनेस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट है कोई बहुत ज़्यादा, तो उस बच्चे ने वो उसका आइडिया दिया है और उसका एक कंप्लीट प्लान दिया है कि भाई इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। अगर वो इस चीज़ को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है तो फिर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से वो उसको हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ग्रेजुएशन। जब एक स्टूडेंट जो है, जो टीम ऑफ स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रोजेक्ट को बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में लेके आते हैं, तो हम उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं टीनेंट के नाम से। टीनेंट बेसिकली जो है वो लेबर मार्केट का लफ्ज़ है, वो आता है ना। फिर इसके अंदर हम बेसिकली टीनेट करता क्या है, टीनेट का काम ये होता है ना कि आपकी रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है। अगर हम इसको इस टर्म में देखें, कहना चाहिए लैंड रिफॉर्म्स में देखें, तो जो एक ज़मीन है, ज़मीन मुकाते पे लेता है, सही, मुकाते पे लेके उस ज़मीन को इस्तेमाल करता है और उस ज़मीन को इस्तेमाल करके वो जो है सब्जियां या फ्रूट जो है प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचता है और पैसे कमाता है, और उसका एक मुआवजा जो है उसको दे देता है जिसकी ज़मीन होती है, तो वो टीनेट कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे टीनेट हमने इसलिए इस्तेमाल किया है लफ्ज़ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि स्टूडेंट्स जब वो आते हैं तो बेसिकली वो टीनेट के तौर पे काम का अपना आइडिया लेके आते हैं। उस आइडिया को रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन के थ्रू और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ कॉल के ज़रिए। जब वो आइडिया मैच्योर हो जाता है, करके चला जाता है, एक पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसके साथ उसकी मिनिमम जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उस आइडिया का जो है 5% जो है या 10% जो भी रिसर्च आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस पे करते हैं। सही, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज के थ्रू आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। सर, जैसे हम बात काफ़ी सारी कर रहे थे एंड देन अगेन हमने ये भी बात की कि भाई फाइनेंशियल सपोर्ट्स आइडियाज़ के ऊपर भी हो सकती हैं एंड आइडिया की वाइटलिटी के ऊपर, एंड देन अगेन अब हम थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमें इस पर भी मुस्तफ़ीद करें कि जो बच्चे उनका आइडिया, तो ऑब्वियसली कोई भी सोचता है, कुछ भी सोचता है, किस कदर भी सोचता है, एंड देन अगेन वो सेकेंडरी रिसर्च वगैरह करके देखता है कि प्रीवियस काम कितना हुआ है, क्या हुआ है, एंड देन अगेन प्राइमरी ग्राउंड्स के ऊपर क्या क्या गैप है, किस कदर काम हो सकता है। अब एक बच्चा आपके पास आइडिया लेके आ रहा है, तो उस आइडिया को बिल्ड करने का प्रोसेस किस तरह होता है और क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं? जी देखिए, सबसे पहले आपको सिस्टम समझने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स ऑरिक के पास आएगा किस तरीके से। सही। ज़ेबिस्ट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज, बिल्कुल, और ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है। तो ये वाले डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल साइंसेज वगैरह जो इसमें शामिल हैं। तो हर यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी ने हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना एक फोकल पर्सन ऑरिक का जो है तो वो मुकर्रर कर दिया है। तो वो स्टूडेंट जो है अगर वो बिज़नेस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है तो वो पर्टिकुलर वो जो उनका फोकल पर्सन है उसके थ्रू ऑरिक के पास आएगा, या डायरेक्टली भी आ सकता है, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि उस राउट के थ्रू स्टूडेंट हमारे पास आए तो अच्छा होगा, क्योंकि उससे फिर ये डिपार्टमेंट भी इन्फॉर्म रहता है कि ये सारी चीज़ें, ये स्टूडेंट है, ये इसका आइडिया है और ये इधर लेके आ रहा है। तो ये फोकल पर्सनस हैं जो कि इनेक्ट हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे जब वो रिसर्च लेके हमारे पास आते हैं, जी जी सर, तो फिर हम मुख्तलिफ, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू
या मुख्तलिफ जो इकोसिस्टम के अंदर जितने भी हमारे पास शामिल हैं, जो इदारे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं कि लेट्स से कि एक नेशनल आइडिया बैंक का कंपटीशन पिछले दिनों आया था, वो अनाउंस हुआ। हम क्या करते हैं, उसकी डेट्स देते हैं कि अब आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू कीजिए, ये पर्टिकुलर डेडलाइन है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में नेशनल इनोवेशन फंड की बात की थी, तो वो इस किस्म की अपॉर्चुनिटी थी। उस टाइम ड्यूरेशन में बच्चे को अपना आइडिया जनरेट करना होता है पेपर के ऊपर, तो वो पेपर के ऊपर अपना आइडिया जनरेट करके देता है, फिर हम उसकी आगे फर्दर वो करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। सही सर। तो ये सारा प्रोसेस इस तरीके से आगे चलता है। सही। तो अब ये आइडिया अगेन मैं वही अर्ज करूंगा कि बच्चा आपके पास पहुंच गया और एक आइडिया के साथ भी आ गया, उसको पता भी लगा कि डेडलाइंस ये कंपटीशन इस कदर स्टार्ट होने जा रहा है। उस आइडिया की इनिशियली जस्ट लाइक नर्चरिंग और उसकी वाइटलिटी के ऊपर फिर आप लोग किस तरह उसको प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले हम बच्चे को ये सिखाते हैं बिजनेस प्लान क्या है। आपने अगर जो है उस आइडिया को आगे लेके जाना है, उसको एंटिटी बनानी है कोई, तो उसको प्रोडक्ट की तरीके से बनाया जाए। तो हम उसको ये समझाते हैं कि बेटा आप इस अपने रिसर्च प्रपोजल को जो बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट में तब्दील करो। उसके साथ साथ अच्छा, बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट क्या होता है? बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट में उसकी मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं। बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट सबसे पहले शुरू होता है एग्जीक्यूटिव समरी से। एग्जीक्यूटिव समरी होती है उसकी, तो जो 1 पेज से 2 पेज के दरम्यान में होती है। तो वो एग्जीक्यूटिव समरी अपॉर्चुनिटी बताती है। इसमें आप ये समझ लीजिए एक पूरा स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वगैरह। स्वॉट एनालिसिस जो होता है उसको हम वो इसमें एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर पूरा का पूरा दे देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव समरी किसी भी प्लान का वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको 1 या 1.5 पेज पढ़ के आपका जो इन्वेस्टर इस बात पे तैयार हो जाता है, या जो इवेल्युएटर है वो इस बात पे पहुंच जाता है कि इसको आगे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव समरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस प्लान का। फिर उसके बाद बिजनेस प्लान के अंदर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है उसका एग्जीक्यूशन प्लान होता है। अपॉर्चुनिटी आपने बता दी, सब उसकी बताएं ये अपॉर्चुनिटी है, ये इसके कंपेटिटर्स वगैरह हैं। उस बिजनेस प्लान के अंदर हम बताते हैं ये आपके कंपेटिटर्स हैं और उसकी एग्जीक्यूशन इस तरीके से होगी, वो हम बताते हैं। फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लान होता है उसके अंदर शामिल कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हम किस तरीके से करेंगे, उसकी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की क्या क्या होंगे, उसकी जो है पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, मार्केट के अंदर और दूसरे कॉम्पिटिटर मौजूद हैं कि नहीं है, क्या आप उनसे महंगा बना रहे हैं कि सस्ता बना रहे हैं, ये वो मार्केटिंग प्लान के अंदर आप देते हैं। इतने यूनिट हम सेल्स करेंगे और इस तरीके से ये सारा मार्केटिंग प्लान में हम देते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्लान होता है। फाइनेंशियल प्लान के अंदर हम उसकी पूरी की पूरी कॉस्टिंग करते हैं, पूरी की पूरी हम वो प्रोजेक्शन करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम पूरा का पूरा उसके अंदर एक पूरी प्रोजेक्शन करके देते हैं कि 3 साल के बाद ये अगर प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट में जाएगी तो इसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी। और जब ये कॉस्ट हमें आज मालूम हो जाएगी तो हम उसको जब मार्केट के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो उस वक्त ये कितने पे फरोख्त होगी। तो ये सारी चीज़ें जब हमको पता चल जाती हैं तो वो एक प्रोडक्ट की सूरत में हमारे पास शेप नज़र आना शुरू हो जाती है। सही। तो ये बिजनेस प्लान बेसिकली होता है। अच्छा, मार्केटिंग प्लान के ऊपर हमने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की हैं। आज इस सिलसिले से मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि मार्केटिंग प्लान के अंदर 4 पीस 6 पीस आप तो 11 पीस भी हम काउंट करते हैं। तो जिस तरह एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट होता है तो उसमें 6 पीस को ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, 4 पीस को होती है, 11 पीस को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लेसमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, इस तरह की चीज़ तो हम काफ़ी अर्से से सुनते आ रहे हैं। ऑब्वियसली इनिशियली कोई बच्चा प्लान देता है तो उसमें वो 4 पीस को तो रखता ही रखता है, मगर किसी चीज़ की वाइटलिटी को ज़्यादा बढ़ाना होता है तो ऑब्वियसली उसके डिफरेंट फीचर्स को ऐड करना होता है। तो मैं ये थोड़ा अर्ज करना चाहूँगा कि इस पे हमारी रहनुमाई करें कि इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर पीस का क्या कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा पीस दिखाना भी अच्छा होता है या मौजरे प्रोजेक्ट हो जाता है? नहीं, देखिए बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि आपको अपनी प्रोडक्ट का पता होना चाहिए और उसके साथ साथ अपने कंपेटिटर का पता होना चाहिए। आपका कंपेटिटर किस
प्राइस के ऊपर जो है जी जी ये प्रोड्यूस कर रहा है अपना, और आप किस उसके ऊपर प्राइस के ऊपर अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जाएंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट की प्राइस उससे अगर ज़्यादा होगी जो आपका कंपेटिटर मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको एफर्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इससे बेहतर है आप ना करें एफर्ट, या फिर उसकी कोई अदर बेनिफिट्स हो तो एक अलग बात है कि वो कोई स्टेट ऑफ द आर्ट किसी दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, हम नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है फाइनेंशियली अगर वो प्रोडक्ट जो है महंगी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है उससे ज़्यादा, तो फिर प्रेफर ये होता है कि आप या तो अल्टरनेटिव मेथड्स इस्तेमाल करके इसको कम करें। और पीस की बात जाता है कि प्राइस, प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें, हम सारी की सीरीज जितनी भी चीज़ें हो जो उसकी प्लानिंग होती है वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं अपने बिजनेस प्लान के अंदर। अच्छा सर, सो फार अभी तक हमने जो बात की है वो प्रोडक्ट मार्केटिंग और प्रोडक्ट के रिलेटेड हमने मार्केटिंग प्लान की बात की। इसके वाइस वर्सा होता है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर तो काफ़ी सारा प्लान के अंदर चेंजिंग्स भी होती हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जैसे सोशल साइंसेस के होते हैं या बायो साइंसेस के बच्चे होते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट्स कम होती हैं, सर्विसेज ज़्यादा होती हैं। तो सर्विसेज का अगर कोई आपके पास बच्चा आता है तो उसको किस किस तरह से उसका बिजनेस प्लान रेडी किया जाता है? भी अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चा अगर हमारे पास आता है तो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे पास बहुत बड़ा डोमेन है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर आप इक्विटी साइड की तरफ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट का एक पूरा का पूरा हम लोगों के पास जो है मार्केट अवेलेबल है हमारे पास। उसके आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट बने, इनकम फंड्स होते हैं, और जो है दूसरे आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लीजिए कि जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो करेगा, जिसकी बैक जो होगी वो अच्छे फंड, ब्लू चिप शेयर्स जिसे कहते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर होगी। और उसको जस्टिफाई अगर जस्टिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जो भी आप आइडिया देते हैं इसकी जस्टिफिकेशन अगर आप देने में कामयाब हो जाते हैं, सही सर, कि ये इसकी जस्टिफिकेशन है, इन्वेस्टर जब इस बात पे कन्विंस हो जाता है तो वो प्रोडक्ट बन जाती है। तो हम बेसिकली यही कहते हैं बच्चों को कि जो भी आइडिया लेके आइए उसकी जस्टिफिकेशन साथ लाइए, उसको वो प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। सही। अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं आपसे पूछूं, ब्लू चिप शेयर, ये क्या टर्म है ब्लू चिप शेयर? देखिए, ब्लू चिप शेयर्स वो होते हैं जिनका बीटा बहुत कम होता है। अच्छा, बीटा, अब आप पूछेंगे बीटा क्या होता है? जी जी। बीटा रिलेटिव रेलेवेंस रिस्कीनेस होती है किसी भी शेयर की या मार्केट की। सही सर। जो स्टॉक्स के अंदर जो हम डील करते हैं तो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, उनकी बिजनेसेस के ऊपर उनकी वैल्यूज डिफाइन हुई होती हैं और डिमांड एंड सप्लाई पे वो हुई भी होती हैं, ड्रिवन हुई भी होती हैं, उस पर उनकी कीमत जो है। तो जो बीटा जो होता है, जिन कंपनीज का बीटा बहुत कम होता है, जो उसकी रिस्कीनेस कम होती है, जी जी, कि उसके अंदर लेट से कि अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, कहीं ऐसा तो नहीं है अगले महीने उसकी कीमत गिर के जो है 700 रुपये पे आ जाएगी, यानी कि 30% उसके अंदर डिक्रीज आ जाएगा। या इसी तरीके से वाइस वर्सा होता है कि वो बढ़ के 1500 रुपये पे भी हो सकती है, क्योंकि उसका बीटा बहुत ज़्यादा हाई है। जो जिनका जो बीटा हाई होता है तो उसमें ऐसे ही होता है। तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होता है उसको जितना आप मिनिमाइज करेंगे उतना वो ब्लू चिप कंपनी बनती जाती है। यानी जिस पे लोगों का एतमाद हो, जिन कंपनियों के ऊपर लोगों का एतमाद डेवलप हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन उनकी प्राइजेस में नहीं आती, तो ब्लू चिप कंपनीज के मतलब आपकी एक कहेंगे सेफ किस्म की इन्वेस्टमेंट जहाँ जाएगी जी, वो ब्लू चिप कहलाएगा, जिसका बीटा भी कम हो और बीटा बढ़ने का अंदेशा ज्यादा हो। और ये उसकी रिलायबिलिटी भी होती है साथ साथ ना, कि भाई वो मैच्योर बिजनेसेस वगैरह हैं उसके, और उसको जो है वो साथ में जो है वो किया जाता है। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली हम भी वक्त की कैद में होते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें और भी डिस्कशन करनी है, मगर प्रोग्राम के इख्तिताम से मैं पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स, स्पेशली जो ऑब्वियसली हम ज़ैबिस के साथ एसोसिएट हैं, ज़ैबिस के स्टूडेंट्स आपका और हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो राब्ता करना चाहें या और एक डिपार्टमेंट विजिट करना चाहें तो क्या प्रोसेस होगा? एंड देन अगेन अगर किसी के पास बिजनेस प्लान है तो आके किस तरह आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता है? जी, ज़ैबिस्ट के अंदर ऑरिक ऑफिस जो है एक 172/1 मीडिया विला के अंदर रूम नंबर 1 है। तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे हम लोगों के पास अपने आइडियाज़ को लेके आ जाएं, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आ जाएं,
तो हम बिल्कुल हम रेडी हैं कि उनको जो है वो कर दें। कॉल्स जो है हम ईमेल्स के ऊपर मुख्तलिफ जो हमारे डिफरेंट फोकल पर्सन्स हैं उनको हम देते रहते हैं। मुख्तलिफ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हम फ़ौरन से जो है हम मार्केट में फ्लोट करते हैं, यूनिवर्सिटी में फ्लोट करते हैं, ताकि स्टूडेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो पहुँच सके। तो ये एक तो सादा सा तरीका है। दूसरा, हमारे ईमेल एड्रेसेस वगैरह मौजूद है हमारे पास, हमारी वेबसाइट मौजूद है, डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारी auric.edu.pk auric.zabis.edu.pk। ये हमारी डेजिग्नेटेड वेबसाइट है। उस पर हमें कांटेक्ट करके हमें जो है वो आप हमें अपना जो आइडिया हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे कांटेक्ट नंबर मौजूद हैं, उस पर हमसे रब्ता कीजिए। तो और एक आपके लिए अवेलेबल है। सर, तो क्या करंटली कोई इस तरह की कॉल वगैरह चल रही है जो स्टूडेंट्स या फैकल्टी के लिए हो, जिससे वो मुस्तफीद हो सकें? जी, अभी एट प्रेजेंट जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने RTTG के नाम से, रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ग्रांट के नाम से एक अपॉर्चुनिटी फ्लोट की हुई है, जिसमें जो है जो फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो अपना प्रोजेक्ट बना के जो है उसके ऊपर दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए नेशनल इनोवेशन अवार्ड अभी जो है अवेलेबल है, तो उस पर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और अच्छा, एक बात आपको बता दूं मैं, रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ग्रांट का जो अभी कॉल है उसके अंदर ये थोड़ा सा वो रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है कि 50% सपोर्ट जो होगी आपकी वो काइंड के अंदर इंडस्ट्री के साथ होगी, यानी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जो है वो ज़रूरी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ग्रांट है। सही। तो ये तो अभी रिसेंटली अभी अवेलेबल है। सही। सो सर, इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोई भी इस तरह की ग्रांट या कोई भी इस तरह की रिसर्च कॉल आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ प्रोग्राम लाइन अप कर सकें और उस पर डिटेल में जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर चाहता है, और वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने अपने टाइम में से टाइम निकाला, हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम मॉक सेशंस जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। इंशाल्लाह वेरी सून मॉक सेशंस को भी हम इनिशिएट करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हम जस्ट लाइक जो बच्चे आजकल जस्ट लाइक या जो फैकल्टी मेंबर्स काम कर रहे हैं अपने रिसर्चेस के ऊपर, उसके मॉक सेशंस आपके साथ शेयर किए जाएं। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। बहुत शुक्रिया। हाईली ऑनर्ड सर। सो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब FM डिजिटल।